नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, तीखी बयानबाजियां और एक दूसरे को नीचा दिखाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के सामान की तलाशी का मुद्दा गर्मा गया है। शिवसेना यूपीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जैसे ही यवतमाल पहुंचे थे तो सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच करनी शुरू कर दी। इससे नाराज हुए उद्धव ठाकरे ने कर्मचारियों से काफी कड़ाई से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने सबका आई कार्ड चेक किया और यहां तक कहने से नहीं चुके कि तुम अभी मेरा बैग खोलो, बाद में मैं तुम्हें खोलूंगा। बड़ा सवाल यह है, क्या राज्य के सीएम रह चुके इतने बड़े नेता का सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान शोभा देता है क्या? बातचीत में चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनको बताया कि वे केवल आदेश का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने सवाल किया, क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, अजित पवार जैसे नेताओं के सामान की भी जांच करते हैं, तलाशी लेते हैं? उद्धव के तीखे बयानों के बाद उनकी पार्टी के नेताओं और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, चुनाव आयोग अपना काम करता रहता है। चुनावी राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उन्होंने हमारे सामान, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और कार सब की जांच की थी। वो हमारे घर तक पहुंचे थे। हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं तो। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस क्षेत्र में एकनाथ शिंदे, अजित पवार रहे, वहां पर 25-25 करोड़ रुपए तक पहुंचाए गए। मैंने पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर से 20 बैग उतरे हैं। इस पर वार पलटवार तेज हो गया है और बीजेपी ने उद्धव को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बड़ा सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई बेहद तीखी होती जा रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। सबके हेलीकॉप्टर की चेकिंग होनी चाहिए, सबकी गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, काला पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चुनाव आयोग ने सख्त कानून बना रखे हैं और इस कानून को अगर लागू करना है तो जो भी व्यक्ति है, उस सारे व्यक्ति के जो भी नेता हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो लोग कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? अगर किसी का मन साफ है और किसी के मन में कोई चोर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके पहले कभी चेकिंग नहीं है? महाराष्ट्र में उद्धव का है तो नहीं, ऐसा नहीं था। लोकसभा चुनाव के समय तो हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ था। उससे क्या फर्क पड़ता है? जिनको लगता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वो घबराते हैं और वो बहुत बड़ा इश्यू बनाते हैं। बात ऐसी है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर किसी ने चेक किया था उड़ीसा में तो उनको सस्पेंड कर दिया। क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के जांच के दायरे में नहीं आते क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने हेलीकॉप्टर से कुछ भी सामान लाकर लोगों में बांट सकते हैं क्या? और हमारा हेलीकॉप्टर, हमारे नेता का हेलीकॉप्टर, हमारा प्राइवेट जेट, आप जांच करते हो अंदर घुसकर, ये कौन सा निष्पक्ष कानून और न्याय? आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनिए ना क्या सिर्फ? वो ठीक कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं। या सबकी चेकिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो, वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, शिवसेना को दिक्कत नहीं है, एनसीपी पवार साहब को दिक्कत नहीं है। आप सब भी भली भांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नुरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है, दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले
इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को सी सरकार नहीं दे सकते। देख रहे हैं तस्वीरें जो है महाराष्ट्र के यवतमाल पहुंचे थे उद्धव ठाकरे चुनावी रैली में, और चुनावी रैली के दौरान उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी होनी शुरू होगी। चुनाव आयोग के आदेश हैं कि जो भी नेता आए उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाए। जैसे ही उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में रखे सामान की तलाशी हुई, वैसे ही उद्धव ठाकरे भड़क गए। उन्होंने कर्मचारियों से कई सवाल चेक किए। उद्धव ने अधिकारियों के बैग चेक करने का जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये उद्धव ने खुद शेयर किया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पॉट भी चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी जी के बैग चेक करते हुए आप लोगों का वीडियो चाहिए। वहां पर आपने पूछ मत झुका देना। ये वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूं। से उद्धव ठाकरे जी के तेवर थे, उनका सामान चेक किया जा रहा था। उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, चुनाव आयोग उनकी तलाशी नहीं लेता, उनके बैग चेक नहीं करता, और जो विरोध में होते हैं उन पर दबाव बनाता है बेवजह का। और मैं देखना चाहता हूं कि मोदी जी का बैग कब चेक होता है, जब वो रैली में आते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया महाराष्ट्र चुनाव में जो है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ अभिनव जैन साहब है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदुकान दीक्षित साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है इंदुकान जी। अवधेश शुक्ला जी, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे आज जो है उद्धव जी, हेलीकॉप्टर में सामान उनका जो है तलाशी ले जा रहा था, तो इतना नाराजगी की जरूरत क्या थी? वो तो कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उनको आदेश दिया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। नवीन जी, गुस्सा होने की लाजिम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव आयोग क्या किसी और नेता का बैग चेक किया क्या? क्या शिंदे साहब का बैग चेक हुआ? क्या अजित पवार जी का बैग कभी चेक हुआ? क्या अमित शाह जी का बैग चेक हुआ? या माननीय प्रधानमंत्री जी का कभी चेकिंग हुआ क्या? चुनाव आयोग चेक तो हुए, ऐसा नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री का उड़ीसा में चेक हुआ था उसी समय लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा के दौरान था, हमारे यहाँ भी चेक हुआ था। हमारे नेता संजय राउत साहब ने दिखाया था कई वीडियो, यहाँ बैग भर भर के गए थे। हाँ, तो ऐसा है ना, उद्धव ठाकरे जी ने वीडियो रिलीज कर दिया, बाकी लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, तो इसलिए जो है आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा बाकी लोग का चेकिंग ही नहीं होता। बाकी लोग का चेकिंग ही नहीं होता, सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग ऐसा करती है। इसलिए लाजमी है गुस्सा होना। और चुनाव आयोग जब निष्पक्ष काम नहीं करेगी तो आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। क्या विपक्ष के नेता का ही मतलब सारा चेकिंग होगा? और भाई चेकिंग करो, आप निष्पक्ष होकर करो, सबका करो। अरे हम लोग भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, हमारी गाड़ियां भी चेक होती है, बहुत सारी लोगों का चेक होता है, उसमें कोई नहीं है, हम लोग भी वीडियो नहीं बनाते। लेकिन बड़े नेता का अगर आप चेक कर रहे हो तो और भी सत्तारूढ़ के लोग नेता हैं, उनको भी चेकिंग करिए आप, क्यों नहीं उनके पास आप जाते हैं? तो ऐसा ये लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। ये तो सत्ता आती जाती रहेगी और दिखेगा। महाराष्ट्र की जनता इसी से तो बीजेपी और महायुति से खपा हुई है कि उन्होंने कानून को दुरुपयोग कर रही है। लेकिन शुक्ला जी तो ज्यादा दिन तक महाराष्ट्र नहीं सहन करेगा। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि अभी तुम मेरा बैग खोलो, फिर मैं तुमको खोलूंगा। इसका क्या मतलब है? ऐसा साहब ने कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला हमारा बैग चेक किया है, तो आप अमित शाह जी का करिए, ये तो वीडियो में आवाज है, सबने सुनी है, करिए और लोगों का करिए। ये तो बोला ही है, ये तो बोला, ये भी बोला है कि अभी आप मेरा खोलो, अभी बाद में मैं आपको खोलता हूं। नहीं, बाद में उन्होंने बोला और नेताओं का खोलिए, जो सत्तारूढ़ी है उनका भी बैग आप चेक करिए और उनका भी वीडियो आप भेजिए तो मैंने चेक किया हूं। साहब का पूरा स्टेटमेंट आपने सुना है,
साहब ने सीधा बोला कि जिस दिन आप मिंदे साहब को और अमित शाह जी का और लोगों का आप चेकिंग करोगे, आप वीडियो भेजिए, लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए कि हाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। तो चुनाव आयोग पे बेसिकली सवाल है, बीजेपी पे नहीं है ये। चुनाव आयोग किसकी कठपुतली है? आप नवीन जी सोचिए, किसकी कठपुतली है? चुनाव आयोग तो हम लोग तो ये जानते हैं कि वो स्वतंत्र संस्था है, संविधान के तहत उनको अधिकार मिले हुए हैं। भाई बोला तो यही जाता है, लेकिन स्वतंत्र काम करके दिखाएं। हमारे टीएन शेषन साहब थे, उनके ऊपर कभी उंगली उठाया गया था क्या? कोई भी विपक्ष हो या सत्तारूढ़ के लोग हो, टीएन शेषन के ऊपर उंगली उठाए क्या? लेकिन चुनाव आयोग इस समय जो काम कर रही है वो दिख रहा है कि सत्ता के लोगों के दबाव में आके ऐसा काम कर रही है। चलिए जवाब ले लीजिए। अभिनव जैन साहब बता दीजिए भाई, क्यों आप लोग इतना दबाव डालते हैं चुनाव आयोग पर जो है कि वो केवल इनकी तलाशी ले रहा है? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मैं शुक्ला जी को बता देना चाहता हूं कि 17 मई 2024 को शिंदे जी का भी बैग नासिक में चेक किया गया। 5 नवंबर को देवेंद्र फर्नांडिस का जी का भी कोल्हापुर में बैग को चेक किया गया। 24 अप्रैल 2024 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी बैग चेक किया गया। 21 अप्रैल 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी बैग चेक किया गया। अरे भाई, अगर आप साफ हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको चेकिंग कराने में क्या दिक्कत है? आपको उसमें क्यों आपको इतनी परेशानी आ रही है? क्यों आप उसको अपने ईगो पे ले रहे हैं? आपको तो कहना चाहिए कि बड़ी अच्छी बात है, आइए साहब चेक कीजिए। हम देश के संविधान का हम सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन आपके अंदर क्या खोट है जो आप छुपाना चाहते हो? जो आप इतना ज्यादा उसके ऊपर आपने आप शब्द कह दिए, आपने ये कह दिया कि मेरा बैग खोलो और मैं तुम्हें खोलूंगा। किस तरह का संदेश ये प्रशासन को देना चाहते हैं, जनता को देना चाहते हैं? ये जो अगाड़ी वाले हैं, ये महाराष्ट्र को पिछाड़ी में डालना चाहते हैं। ये जो है गुंडागर्दी, डरा के, धमका के, और किस तरह का आप देखिए, अभी तो चुनाव नहीं जीते हैं, अभी तो चुनाव से पहले जो है अभी इस तरह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ये सत्ता में आ जाते या इन्होंने सत्ता में जब ये रहे हैं तो किस तरह का इन्होंने काम किया होगा, इनकी बात से, इनकी शैली से और इनके व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं, जनता पता लगा सकती है कि किस तरह के ये लोग हैं, किस तरह की इनकी मानसिकता है। ये डूब मरने वाली बात है इनकी तो इनके अंदर, इनके ना कोई इनका एका है। ये एक पार्टी कुछ, एक अलायंस कुछ कहता है, दूसरा अलायंस कुछ कहता है। भैया, आप अगर साफ हैं तो जनता के सामने आप साफ होकर आए, आप कहें कि नहीं नहीं हमारी चेकिंग कीजिए, हम खुश हैं, और आप कानून का सम्मान करें, जबकि आप तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं आप तो। ठीक है डॉक्टर हरनाथ उपाध्याय जी, देखिए आप लोग बार बार ये संविधान की बात करते हैं और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और आप लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, और आज जो उद्धव ठाकरे वाली घटना है इस पर भी आप लोग साथ दे रहे हैं उनका। तो ऐसा क्या है कि हर बार जब भी कोई संविधान वाली बात होती है तो आप लोग खिलाफ खड़े होते हैं? आपका माइक शायद बंद है। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए। जिस तरह से वर्तमान चुनाव आयोग काम कर रहा है उस तरह से हमारे चुनाव प्रक्रिया का मजाक बन चुका है। विदेशों से लोग भारत में आते थे चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के समय में ऐसे ऐसे चुनाव आयोग बना था, चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, टीएन शेषन हो चाहे कृष्णमूर्ति जी हो। और अगर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं चुनाव आयोग को बंधक बनाकर, उस तरह से अगर कांग्रेस करती तो न 77 में सरकार पलटती, न 89-91 में सरकार पलटती, न 2014 में पलटती। जो जनता का अपमान होता, जनता आज भी गांव में कहती है हम तो भैया वोट देते हैं विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, और वोट जीत जाती है कमल। तो आम धारणा बन चुकी है जनता में कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप देखिए जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र में विष बोले जा रहे हैं, विषगमन हो रहा है अपनी बातों से, जिस तरह से बटेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे, बेटियां छीन ली जाएगी, मिट्टी छीन ली जाएगी, और जो है इसके बाद अभी बिहार में एक हेमंत बिश्व शर्मा जी वो कह रहे शाह आलम को यहाँ से भगाओ,
शाह आलम एक नेता है इंडिया कांग्रेस पार्टी के। बताओ इस तरह से ये लोग भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई किया? जो हमारे भाई साहब कह रहे थे शिवसेना के प्रवक्ता, देखिए उद्धव ठाकरे जी का बैग चेक किया गया, क्या कुछ मिला? आप बताइए, जब पहले चुनाव आयोग करता था तो पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं का चेक करता था। ये गुजरात लाबिया दिखाना चाहती है कि गुजरात के आगे महाराष्ट्र कुछ भी नहीं है। हम महाराष्ट्र से जिस तरह से उद्योग धंधे 3-3, 4-4 लाखों करोड़ का ले आकर गुजरात में स्थापित कर दिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की जमीनों को हम अडानी को बेच रहे हैं, उस तरह से हम चाहे जो भी करेंगे, हम गुजरात के नेता इसलिए हमारा बैग चेक नहीं होगा, महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे का बैग चेक होगा, क्योंकि वो मराठी या महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र का अपमान करना इनका उद्देश्य था। इन सब का जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी। जिस तरह से वहां पर उद्योग धंधों को छीना है, वहां के रोजगार को छीना है, वहां के आपसी एकता और भाईचारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता पूरी जवाब देगी। और दूसरी बात, अजीत पवार जी को ले लीजिए, शिंदे जी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किए, कोई घोषित करता है, कभी कहते हम लोग मिलजुल कर करेंगे, तो ये लोग आपस की लड़ाई भी इस समय दिखाई दे रही है। शिंदे मुझी मुंह फुला के उधर बैठे हैं, अजीत पवार जी का कोई सही नहीं, चुनाव बाद क्या करेंगे। इस तरह से नवाब मलिक को टिकट दिया इन्होंने महाराष्ट्र में, जिस पर इन्होंने एंटी करप्शन, एंटी विरोधी, देश विरोधी का नारा लगाया, इन लोगों ने चस्पा किया था और उनके पार्टी सहयोगी में आ गए तो ईमानदार हो गए, और भाजपा ने कहा था टिकट नहीं दीजिएगा, लेकिन अजीत पवार ने दिया टिकट। तो जिस तरह से मनमानी पर उतारे हैं इनके सहयोगी, जिस तरह से आपसी द्वंद्व चल रहा है, इससे टिकट डिक्लेयर आप नहीं कर पाते, और आपकी पार्टी में एक आपके मुख्यमंत्री का चेहरा एक संघ एक अलायंस कुछ बोलता है, दूसरा अलायंस उसको काटता है, तीसरा अलायंस कुछ और बोलता है। आप बात करेंगे, आप तो संगठित ही नहीं है, आप तो चुनाव जीतने से पहले लड़ रहे हैं आपस में। जिसको आप 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाए रहे, जिसको आप जो है गुवाहाटी मॉडल के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए, उधार के सिंदूर पर शिवसेना से तोड़कर वो आपके पार्टी के थे क्या? भैया बाला साहेब ठाकरे की इच्छा के विरुद्ध जाकर जो है ये कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ। आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस पे आप जैसी पार्टी को देखना पसंद नहीं करते थे बाला साहेब ठाकरे, आप जैसों को देखना पसंद नहीं करते थे। आप ये जो है सत्ता के लालच के अंदर ये काम कर रहे हैं। आप डीएनए पर सवाल उठाते हैं, आप बाला साहब का अपमान करते हैं और महाराष्ट्र में सब काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की बात आगे, सबकी एक बात आगे। इंदुकांत दीक्षित साहब, ये जो बयानबाजी हो रही है और जो चुनाव आयोग के काम को लेकर बीजेपी कह रही है भाई उन्होंने जो सरकारी अधिकारियों काम करने से रोका, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है। अब उद्धव ठाकरे को उल्टा घेरने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की चेकिंग नहीं होती है, मेरी क्यों होती है। तो ये क्या, ये किस तरह का मुद्दा उठाना चाहते हैं महाराष्ट्र चुनाव में? जी नमस्कार जी नवीन जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, मैं शुक्ला साहब की बात से, जो कि सबसे पहले उन्होंने बोला, प्रारंभ करना चाहूंगा। कांग्रेस के और अपने शिवसेना के प्रवक्ता दोनों लोगों ने अपने जो विपक्षी पार्टियां हैं भाजपा और अन्य दलों पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने जो किया आज, उस पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मुख्य बात क्या है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग अगर इन चीजों को अपने हिसाब से उसके अधिकारी कर रहे हैं, तो स्वयं उद्धव ठाकरे ने जो वीडियो बनवाई है, और वीडियो में वो कह रहे हैं, जिसको स्वीकार कर रहे हैं सारे नेता कि वो वीडियो भी कोई ऐसी बात नहीं कि फर्जी है, ये उसमें कह रहे हैं कि तुम मेरा बैग खोलो, और ठीक है शुक्ला जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि बाद में हम तुम लोगों को खोलेंगे। अब आप ये देखिए कि जो बेचारा अदना सा कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, दिन रात लग करके इन चुनावों को पूरा करने में, सकुशल संपन्न कराने में अपना काम कर रहा है, ड्यूटी निभा रहा है, उसको वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के सर्व प्रमुख नेताओं में से हैं, देश के प्रमुख नेताओं में से हैं, एक बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि तुम हमारा बैग खोलो, कल मैं तुमको खोलूंगा।
आप ये देखिए कि इस तरह की धमकी वाली बातें, सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अधिकारी को धमकी देना चुनाव के बीच में, अर्थात चुनाव आयोग को धमकाना, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसके खिलाफ संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। अदरवाइज ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि सारे नेता चुनाव के अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकाएंगे। 2-3 और बड़ी बातें इससे जुड़ी हुई, शुक्ला जी ध्यान से समझिएगा। देखिए, उसमें उद्धव ठाकरे साहब पूछ रहे हैं उन कर्मचारियों से, तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, तुम अपने चीजों को दिखाओ। मतलब उनका डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि वो कौन है। आपको मालूम होना चाहिए शुक्ला साहब कि चुनाव के जितने पर्यवेक्षक होते हैं, बहुत से अधिकारी इस ढंग के जो कार्रवाई में शामिल होते हैं, उनकी चीजें आप व्यक्तिगत तौर पर देख सकते हैं, लेकिन उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं, उसको पब्लिक में जाहिर नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई इंटेलिजेंस का ऑफिसर हो, उससे आप पूछ सकते हैं अगर वो आपकी जांच करने गया कि आप कौन है, अपने आईडी कार्ड दिखाओ। लेकिन जान के उसका नाम और आईडी और आप पब्लिक में अगर जाहिर करते हैं तो उसके कामकाज में पूरी सीधे सीधे हस्तक्षेप, और वो आप रिकॉर्ड करते हो सारी चीजें और उसको पब्लिक डोमेन में डालते हो, ये भी एक बिल्कुल इलीगल काम है। मैं ये समझता हूं कि इतने समझदार और मैच्योर लीडर से ऐसी कल्पना, ऐसी चीजें अपेक्षा नहीं की जा सकती है। साहब आपसे दो एक बातें सवाल और, है, क्या दो ये बातें विपक्ष के और लोगों के लिए है? शुक्ला जी, दो बातें। शुक्ला जी मौका देंगे आपको बोलने शुक्ला का। जी, दो बातें। देखिए शुक्ला जी, आप कह रहे थे विपक्षियों का क्या हुआ, उसी पे मैं आ भी रहा था। अभी जैसा कहा आपके भाजपा के नेता ने आपके मंच पे ही इसी पैनल में कि फडणवीस साहब जो पहले मुख्यमंत्री थे, कोल्हापुर में उनका बैग चेक किया, उनका हेलीकॉप्टर चेक किया गया, उसका भी स्टोरी बता दूंगा। और अगर लगता है शुक्ला जी, इसके बावजूद मैं मानता हूं कि आपके और कांग्रेस के आरोपों में दम हो सकता है, अगर लगता है कि इसके बाद भी बेईमानी हो रही है या पक्षपात हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करिए। और शिकायत करने पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आजकल तो ऐसे मसलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काफी एक्टिव हैं, आप वहां सीधे जा सकते हैं, चुनाव के बीच में भी हो सकता है। इस पे अगर लगेगा चुनाव आयोग को एक्शन नहीं ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना के जांच करवा सकती है तात्कालिक तौर पे। लेकिन ये धमकी देने वाली बात पे आप लोग कोई बयान नहीं दे रहे, उचित नहीं है। और एक आखिरी बात, नवीन जी, शुक्ला साहब ने अपने बयान में कहा कि यही टीएन शेषन साहब थे तो कभी आरोप नहीं लगा, क्या हुआ? शुक्ला साहब आप भूल गए, टीएन शेषन साहब जब एग्रेसिव होकर के उन्होंने पहली बार अपॉइंटमेंट के बाद, उनके आने के बाद वास्तव में इस देश को पता चला कि चुनाव आयोग किस चिड़िया का नाम होता है। उसके पहले कितने चुनाव आयोग आजादी के बाद बने, कितने चुनाव आयोग के अध्यक्ष बने, कितने चुनाव इस देश में हुए, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल सरकार के किसी मशीनरी की तरह से उसके कर्मचारी के तौर पे काम करता था। मैं स्वयं पिछले लगभग 40 साल से चुनाव को बारीकी से देख रहा हूँ, 40-45 सालों से। और जो आप दावा कर रहे थे ना कि 1977, 75, 80, 84 कुछ नहीं होता, कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे, चुनाव आयोग के अधिकारों की वास्तव में जानकारी जनता को शेषन के आने के बाद हुई। लेकिन टीएन शेषन का क्या किया आपके सहयोगी कांग्रेस में? टीएन शेषन ने जैसे ही सख्त रवैया अपनाया तो चुनाव आयोग के संवैधानिक उसमें दायित्वों में, उसकी संरचना में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया और 2 सदस्यों को ऐसा अपॉइंट किया जो हमेशा टीएन शेषन से बिना राय लिए काम करने लगे। ये है टीएन शेषन, जिसको आप ईमानदार मानते हैं, उसकी प्रतिष्ठा ऐसे की गई थी उस समय में, जिसको आप कहते हैं कि वो एक ऐसे मानिंद चुनाव आयुक्त थे, केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनपे कोई सवालिया निशान नहीं लगा। तो ये देखिए, जो भी सत्ता में रहा है वो सत्ता का समय समय पर दुरुपयोग करता रहा है, कोई भी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब ने धमकी दी और उसका वीडियो जारी किया, ये बिल्कुल असंवैधानिक और इल्लीगल है। जी बोले शुक्ला जी। मुझे साहब को बहुत गौर से सुना और इन्होंने ये तो माना कि सत्ताधारी ने दुरुपयोग किए, तो बीजेपी ने अपने हिसाब से चुनाव आयोग को गठन किया। जो चुनाव आयोग में लोकसभा चुनाव के पहले हमारे मुख्य अध्यक्ष नहीं थे, 24 घंटा पहले बीजेपी उसको परमानेंट किया
और यहाँ तक कर दिया कि उसमें जो कमेटियां थी उसको कमेटी को भी उन्होंने चेंज कर दिया। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें रहते थे, उसको बीजेपी अपने ढंग से रखा। तो इसलिए आप बड़े साहब ने जो बोला बिल्कुल सही कहा कि सत्ताधारी जो है दुरुपयोग कर है, लेकिन इस समय 2014 के बाद से चुनाव आयोग एक कठपुतली बन के रह गई है। विपक्ष के नेता जाते हैं, उनके ऊपर कंप्लेंट डालते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। 2014 के बाद से आप देख लीजिए विपक्ष का कितना शिकायत चुनाव आयोग लिया है, और सत्ताधारी जाते हैं, उनको पता नहीं 2 घंटे 4 घंटे में उनके ऊपर नोटिस चला आता है। तो साहब एक दुरुपयोग किया जा रहा है, मतलब सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी ने जितना किया है शायद भारत के इतिहास में इतना कोई नहीं किया है। ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं, 10 साल के रिकॉर्ड जवाब लेंगे, इस पे लीजिए। जवाब लेते हैं, फिर आपका दोबारा आएंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से लगातार तीखी बयानबाजी और तीखे आरोपों की बौछार हो रही है, उसने चुनाव को बेहद गरमा दिया है। उद्धव ठाकरे जी के हेलीकॉप्टर में उनके सामान की जांच हुई है चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा, उसको लेकर उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो शेयर किया और अधिकारियों के साथ बहुत सारे सवाल जवाब किए। वो सवाल जवाब बहुत तीखे थे, उसमें धमकी भी थी। यहाँ तक कहा गया कि अभी आप मेरा बैग चेक करो, अभी आप मेरा बैग खोलो, बाद में मैं आपको खोलूंगा। इन तमाम बातों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, कार्रवाई करे, ये फ्रस्ट्रेशन है चूंकि हार रहे हैं। और उनका कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तमाम हमारे साथ मेहमान हैं, एक बार फिर उनके पास चलते हैं, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। अभिनव जैन साहब है, नेता बीजेपी के, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, अवधेश शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, और इंदुकांत दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभिनव जैन साहब, जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग का बयान आ चुका है और उसने बाकायदे डेट के साथ बताया है कि जो है कब कब नड्डा जी का बैग चेक हुआ, कब कब अमित शाह जी का बैग चेक हुआ, बाकायदा डेट जारी की है। आप कहें तो पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 2024 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी बिहार के भागलपुर जिले में हुई थी, और 21 अप्रैल 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी बिहार के कटिहार में हुई थी। और उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा कि मेरी पहली बार मेरी तलाशी करने की किसी ने जरूरत की है। तो ये तो अभी बयानबाजी, जो तथ्य है उसकी बात हुई। अब आते हैं आरोप प्रत्यारोप पर। आपके ऊपर लगातार अभिनव जैन साहब, बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, अभी चुनाव आयोग का मामला हो, लगातार जो है हरियाणा चुनाव में जो मतगणना के दौरान भी आरोप लगे थे। ये क्या आपको क्या लगता है कि ये वाकई एक दबाव बनाने की कोशिश है क्या, या वाकई एक सत्ताधारी पार्टी जो होती है वो करती थोड़ा बहुत ऐसा है? देखिए साहब, ये जो है ये वही वाली, जैसे मैंने कहा, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, और इनके पास देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है, और ये अपनी बात को झुठलाते रहते हैं। जहां पे ये जीत जाते हैं वहां पर इनका कोई आरोप नहीं है, जहां ये हार जाते हैं वहां पे ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं, वहां पे ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, और जहां ये जीत जाते हैं ये वहां भी आरोप लगाएं, वहां भी ऐसा कहें कि नहीं साहब यहाँ कुछ धांधली हुई है, कांग्रेस गलती से, गलत तरीके से जिता दी गई है। वो ऐसा कहते ही नहीं है। ये तो सिर्फ इनको बड़ा दिल दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए इनको कहना चाहिए कि नहीं, हमें जनता ने रिजेक्ट कर दिया, हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। जिस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं हमारे नेताओं के, जिस तरह के देश को हमने धकेला है, जिस तरह से हमने डेवलपमेंट के नाम पे बुरा हाल किया है, 50, 60, 70 साल इन्होंने जो राज किया है उसमें इन्होंने धकेल दिया है पीछे, ये इनको मानना चाहिए और उस तरफ इनको चिंतन करना चाहिए कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव करने हैं, जबकि ऐसा करते ही नहीं है। ये सत्ता के लालच के लोग हैं, बिना किसी विजन के, बिना किसी एक मंशा के, बिना किसी एक योजना के, ये आपस में सत्ता के
भोगी लोग आपस में मिलकर और किसी ना किसी तरह सत्ता पाने के लिए चुनाव में पहुंच जाते हैं और वहां ये फिर हार जाते हैं और हारने के बाद ये फिर इल्जाम लगाते हैं कि ये गलत है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसको मीडिया भी समझती है, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं और यहाँ तक कि ये लोग खुद भी समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी बेशर्मी दिखाते हुए और अपनी हार को नहीं मानते हुए ये सारा ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं, कभी ईवीएम पे फोड़ते हैं। ये इनको आदत हो गई है ऐसा करने की, इनकी ऐसी बीमारी हो गई है। इनको चाहिए कि अपना इस तरह का कोई इलाज कराएं, क्योंकि इनका इलाज बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी है ये लोग, तो इस तरह से ये काम करते रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनका जो एक योजना है, मैं बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार के राज्य के समय 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है। जीडीपी, एफडीआई, जीएसटी में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र टॉप में रहा है। योजना में लाडली बहन योजना, जिसके अंदर लोगों ने इसका बहुत ही इसका फायदा उठाया, लाभ लिया है। जो गर्ल्स हैं उनके लिए फ्री हायर एजुकेशन का इंतजाम किया गया है। डबल इंजन सरकार के होने से बहुत फायदा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी बेनिफिट, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो मिली हैं, उसका लाभ मिला है। 15,000 करोड़ रुपया किसानों को लिए जो है ये दिया गया है। जो फार्मर्स हैं उनके लिए प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारी योजनाएं, ये तो मैं आपको थोड़ी योजनाएं बताई हैं। ये जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, जो महाराष्ट्र सरकार है, ये महाराष्ट्र के भले के लिए काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप किया गया है ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिस तरह से इकोनॉमी को बूस्ट किया गया है ये लोग सोच भी नहीं सकते। और अभी भी ये सिर्फ अपने लालच के लिए, चाहे इनकी बनती नहीं हो, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग इनके मुख्यमंत्री हैं, वो अपना मुख्यमंत्री लेके बैठे हैं, वो अपना मुख्यमंत्री लेके बैठे हैं। और ये सारी लड़ाई जो है ये मीडिया पे, टीवी पे जग जाहिर है, ये आम हो चुकी है। लेकिन अभिनव जैन साहब, आप जो तरक्की की बात कर रहे हैं, अजीत पवार को, हेलो शुक्ला जी, अभी मौका दूंगा आपको, अभी मौका दूंगा तो मुझे बोलने मौका दूंगा ना, फिर दो लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। अभिनव जैन साहब, अगर आप इतनी विकास की बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान तो बुरी हालत हो गई थी। वहाँ 48 में से 30 सीटें जो है विपक्ष ले गया था, उसके कारण जो है केंद्र में बीजेपी कमजोर पड़ गई। तो अभी अगर जनता के बीच में इस बार कैसे पहुंचा पाएंगे इस बात को, आप जो विकास की बात कर रहे हैं आप? देखिए क्या होता है ना, कहते हैं ना लकड़ी की जो हांडी है, जो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार ये संविधान के नाम पे और धोखेधड़ी के नाम पे, फ्री की रेवड़ी बांटने के नाम पर इन्होंने जनता को अति मूर्ख बनाया, लेकिन वो ज्यादा लंबा खेल नहीं चलता। आखिर में जनता समझ जाती है कि कौन किस तरह से बेवकूफ बना रहा है। और जबकि अब वो जनता समझ चुकी है, ये लोग अपराधी मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने कभी कुछ करके नहीं दिखाया। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है भारत की इकोनॉमी को फर्स्ट इकोनॉमी पे ले जाने के लिए कर रहे हैं। एक विकसित राष्ट्र के लिए जो है उसका सपना दिखाया है उन्होंने, और ऐसा हो भी रहा है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। जो डिफेंस का हो, चाहे वो डिफेंस हो, जहां हम पहले इंपोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप, मेड इन इंडिया, टेलीफोन देखिए, जो मोबाइल है, जहां हम सिर्फ मोबाइल पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बने हुए हैं। जहां वो चिप है, जो चिप को लिए हम हाथ पसार कर हम जो है बाहर के देशों को देखा करते थे, वो हमारे हिंदुस्तान में बन रही है। अब हेल्थ को देखिए, जितने एम्स बने हैं बीजेपी के टाइम में उतने ही नहीं बने। कोरोना के अंदर आप वैक्सीनेशन का देखिए, कितने सफलतापूर्वक, कितना बड़ा जो है एक अभियान चलाया गया, जो कि कितना बड़ा अभियान था, बड़े सफलतापूर्वक लगाया गया। हर आप किसी भी फील्ड में देखिए, आप चाहे एग्रीकल्चर में देखिए। अभिनव जैन जी, अगर आप आपकी बात को मान भी लें, आपकी बात मान लें, आपका विकास बहुत हुआ है मान लें, वैसे तो हर सरकार विकास का दावा करती है, ठीक है, तो फिर चुनाव जो है धर्म और जात के आधार पर क्यों होते हैं? फिर क्यों नहीं विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पे और जो डेवलपमेंट किया है, बेरोजगारी मिटाई, उसके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते? रात दिन हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, हर तरह के नेता, आपके पार्टी के नेता नहीं, सब पार्टियों के नेता भी जो है विकास की बात तो करते नहीं है, केवल बहसों में आके बात करते हैं बस, जो है टीवी डिबेट में। बाकी जनता की जाते हैं तो वहां पर वही जाति, धर्म, वही सब वोट होते हैं। खैर चलिए, आपकी बात आपने रख दी है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, राहुल गांधी जी आज गोंदिया में थे महाराष्ट्र के, बोले मैं गारंटी से कर रहा हूँ मोदी जी ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है। अब बताइए, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं
और वो कह रहे हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए विधायक खरीदे। तो इस तरह के बयानबाजी अगर करेंगे तो फिर जनता क्या समझेगी बताइए। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष, इतने बड़े नेता हैं, तो क्या मतलब है इसका? नहीं जी, आप बताइए, ये लोग ऐसे ही अगर संविधान पढ़े होते तो सही बात कहा है राहुल जी ने। वो जिस तरह से महाराष्ट्र में 5 बजे राज्यपाल बुलाकर शपथ दिला देते हैं जो है देवेंद्र फडणवीस जी को और अजित पवार जी को, वो काम नहीं करते। रात को सब हो गया, राष्ट्रपति शासन हट गया और फिर वो जारी हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो के सब हो गया। 5 बजे राज्यपाल शपथ भी दिला दिए। अगर संविधान पढ़े होते तो जो है हमारे संविधान में क्या ये है बटेंगे तो कटेंगे, ये तो कहीं नहीं है। हमारी अनेकता में एकता की संस्कृति है, हमारा संविधान संरक्षण देता है। तो संविधान में तो ये भी लिखा हुआ है कि आरक्षण जो है 50% ज्यादा नहीं हो सकता। आप लोग उसको तोड़ना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से सब बातें करते हैं। 60% से अधिक इन्होंने तोड़ा है, अब 60% किया है, इसमें आरक्षण कहाँ है? तो फिर हर पार्टी अपने हिसाब से चीजें को बदलती है, जो उसको लगता है समय देश काल के हिसाब से बदलना चाहिए। आप भी बदल रहे हैं, तो इसको मुद्दा बनाना क्यों चाहिए? नहीं तो ये भी तो है, पिछड़े दलितों आदिवासियों की भागीदारी होनी चाहिए समय समय ठीक पर। है, आपको लगता है होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन संविधान तो आप भी बदल रहे हैं ना, आप भी कहीं ना कहीं उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, उन्होंने भी किया, उसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मैं ये सवाल है। जैसे 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज में आदरणीय राजीव गांधी जी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, तो वहां तो बदलना था, वो तो हमने बदला है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जहां बदलना जरूरी है वहां बदला जाएगा, संशोधन जहां करना जरूरी है किया जाएगा। वहां करते हैं कि चुनाव आयोग में मुख्य न्यायाधीश का भागीदारी हटा दीजिए, हम ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री बनाएंगे। जब आप ही बनाएंगे तो आपके विरुद्ध कैसे अधिकारी काम करेगा? भाई आप ही सब कुछ है, ये ऐसा बदलाव करते हैं। और देखिए नवीन जी, जो हमारे भाई कह रहे थे बार बार कि विकास विकास की बात करते हैं, आप देखिए 500 रुपए आप सब्जी लेने जाइए, पहले 1-1 महीने की सब्जी ले ली जाती 500 रुपए में, अब 1 दिन की सब्जी नहीं हो रही है। कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसका 80 रुपया से किलो नीचे दाम ना हो, 1-2 सब्जी को छोड़कर। इस पर ये बात नहीं करेंगे। मुद्रा रुपये की कीमत $1 में 84 रुपए से ऊपर पहुंच जा रही है, लगातार गिर रही है, जिस पर प्रधानमंत्री कहा करते थे जब मुख्यमंत्री थे कि सारे वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बढ़ रही है तो भारत की बढ़ रही है। और अगर आप इसकी इन्फ्लेशन को भी देखेंगे तो जहाँ वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, वहाँ पे आज भी भारत जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव जगह पे है। आपको कुछ पता है नहीं। अभिनव जैन जी अभी मौका दूंगा आपको, अभी मौका दूंगा, सुन लीजिए पहले। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब $1 में 52 रुपया 53 रुपया था, तो आपके मोदी जी ने कहा है नहीं कि हमारे देश का सम्मान गिर रहा है, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है। अब जो है 84 रुपए से ऊपर पहुंच गया, लगातार गिर रहा है, उसका मूल्य गिर रहा है। तो इस पर आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे कुछ? और आप इकोनॉमिक की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय लगातार हमारी घटती जा रही है, हमारी जो है बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार का दर घटता जा रहा है। आप किस इकोनॉमिक की बात करते हैं भाई? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम पर आप जो है लेकर बैठ जाते थे सड़क पर। ठीक है, आप विपक्ष के थे, आप आंदोलन करते थे, हम आपकी तरह थोड़ी है कि हम दबाएंगे। आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे विपक्ष के लोग उनको भड़का रहे हैं। बताइए किसान आंदोलन करेंगे तो उनको आतंकवादी कहा जाएगा। बताइए हम लोगों के समय में भी सबको आंदोलन किया जाता तो ये सब बातें कही जाती थी। ये नकली राष्ट्रवाद की बात करके देश को तोड़ रहे हैं। आप बताइए, इनके महाराष्ट्र में एक है जो नेता है नारायण महादेव कोई है, वो कहते हैं महादेव जी, हाँ महादेव जी कहते हैं कि जो कांग्रेस की रैली में जा रहा है उसका फोटो खींचकर भेजो, पैसा हम दे रहे हैं, वोट कांग्रेस को देंगे, शिवसेना को देंगे, उद्धव गुट को, या जो है शरद पवार गुट को वोट देंगे। आप बताइए, इससे संविधान का एक साफ उल्लंघन है, ये वोटर को डरवा रहे हैं। अब कांग्रेस वाले कहें कि लोकतंत्र हमने रक्षा की है, देश की आजादी हमने दिया है, गरीबों हमने दिया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने दिया है, किसानों को हमने पट्टा दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति को पट्टा देकर उनको हम पढ़ने का मौका हमने दिया है। उद्धव ठाकरे कहे कि उद्धव ठाकरे जी कहे कोरोना के समय हमने बचाया है प्रयास करके। अब एक कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितना चंदा दिया था उस कंपनी ने, लूट मचाया था, गलत
वैक्सीन लगवाया जिससे आज तक लोग मर रहे हैं। ये बात करते हैं कोरोना कोरोना, थाली से बजवाया ठीक है, इन्होंने। ठीक है थाली उपाध्याय जी, कोरोना आपकी बात आ गई है। बात करेंगे, उद्यम के पास कुछ नहीं रह गया है। नवीन जी, इसलिए इनके ठीक पास है, बोलिए शुक्ला जी, बोलिए, बातें आप वेट कर रहे हैं, बोलिए। नवीन जी, मुझे बोलिए। ये कहना है कि इनका विकास इतना ज्यादा हो गया है कि देश में अब कुछ बचा ही नहीं है। आज हमारे पास एक एयरलाइंस नहीं है और रेल बेच दिए इन्होंने, क्या क्या बेच दिए, देश में कुछ बचा है क्या? अच्छा, और ठीक है, ठीक है, बोलिए इनके पास विकास की यही है कि ये रेल बेचे और एयरलाइंस बेचे, इनके बेचने के सिवा कुछ भी नहीं है देश में। ये सत्ता को ऐसे दुरुपयोग करते हैं, इनके पास कहीं 5 विधायक है तो वहां मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरे कैसे बन जाते हैं भैया? क्यों महाराष्ट्र में तो नहीं बने वो? महाराष्ट्र में तो जहाँ चुनाव है वहां तो वो एकनाथ जी को बनाए। कई जगह एकनाथ जी को बनाना पड़ा, क्योंकि एकनाथ जी को नहीं बनाते तो इनकी देवेंद्र फडणवीस को कैसे इनको हटाना है रास्ते से, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी को रास्ते से हटाने के लिए एकनाथ शिंदे को लाए और एकनाथ शिंदे साहब क्यों गए? ईडी और सीबीआई के डर से, ईडी सीबीआई के डर से गए तो उन्होंने डील किया कि हमें मुख्यमंत्री बनाओगे तो हम आएंगे, नहीं तो उनको तो नगर विकास मंत्रालय दिया ही गया था ना। ये बताइए नगर विकास मंत्रालय कितना बड़ा मंत्रालय होता है? कोई मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है वो मंत्रालय, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने वो मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया और एकनाथ शिंदे वो मंत्रालय का दुरुपयोग करके कई विधायकों को तोड़ा और कई विधायकों को अपने के साथ लिया। फिर ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया बीजेपी की तरफ से, वो गए और मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा। और इतनी इनकी अच्छी सरकार थी, 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में एक स्पीच देते हैं कि एनसीपी के नेता बहुत बड़े भ्रष्ट हैं, 26,000 करोड़ों का ऐसा घोटाला किया है, और उसको अगले दिन डिप्टी सीएम बना देते हैं। बताइए इनका ये राष्ट्रवाद है कि जितने भ्रष्टाचारी है सब बीजेपी में चले गए हैं। अरे सारी बीजेपी की जो इस समय चल रही है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के जितने नेता थे सब बीजेपी में गए हैं और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है इस समय बीजेपी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो लोकसभा चुनाव में आप जीते वो धुप्पल में जीत गए हैं, इस बार आप वो चलेगा नहीं, जनता समझ गई है। नवीन जी, आपको ना 23 तारीख का रिकॉर्ड देख लेना, मैं यहाँ चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़ महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। बीजेपी की नैया डूब रही है और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये दोनों महाराष्ट्र से गायब हैं। तो तब भी शुक्ला जी तब भी सीएम तो उद्धव ठाकरे जी को बना ही नहीं रहे लोग, तब भी क्या करेंगे आप? सीएम हमारा महाविकास आघाड़ी के बनेंगे। साहब ने 2.5 साल का जो काम किए हैं वो देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और जरूर करेंगे। नहीं, वो कह रहे जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसकी पार्टी का बनेगा। मान लीजिए आपकी एक सीट कम रह गई तो कांग्रेस वाला बनाएंगे अपने। ऐसा कहा कोई कहा? ऐसा कहा है जिसकी सीट ज्यादा आएगी। और एक चीज मैं बताऊं, महाविकास आघाड़ी में तालमेल इतना बढ़िया है कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इनके यहाँ खींचाताने चल रहा है, इनके यहाँ तो नवाब मलिक जैसा नेता बोल रहे हैं कि अजीत पवार जीतने के बाद शरद पवार के पास चले जाएंगे। तो वो तो अजीत पवार भी चले जाएंगे। पवार का टेक रिकॉर्ड भी देख लीजिए, तो रात में जाते हैं कहीं और, सुबह में कहीं और चले तो शुक्ला जी अभी आप लिख लो, जिसकी सरकार बन रही होगी अजीत पवार वही चले जाएंगे। अजीत पवार जी इधर अगर सरकार बन रही यहाँ रहेंगे। गठबंधन की विश्वसनीयता वैज्ञानिक है, अजीत पवार जी मौसम वैज्ञानिक है, वो देखते हैं कि बड़े और उनको तजुर्बा है महाराष्ट्र का, इसलिए उनकी इस बार राजनीति खत्म है। वो बारामती से हार रहे हैं अजीत पवार। चलिए ठीक है, इंदुकांत दीक्षित साहब, जो सुना आपने जो है लगातार चुनाव आयोग पे हमले, लगातार ईवीएम पे हमले, लगातार विपक्ष जो है रोज एक न एक हमले लेकर आ जा रहा है और बीजेपी जो है बचाव करते करते परेशान है। लेकिन वहां पर महाराष्ट्र में सिंपैथी का जो मुद्दा है, सहानुभूति का, वो अभी भी आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से दावे कर रहे हैं महाअघाड़े के लोग? जी नवीन जी, अभी भी है उसका कुछ न कुछ महत्व, लेकिन जैसा प्रभाव उसका लोकसभा में था वैसा नहीं है। मैं अभी गया था महाराष्ट्र चुनाव देखने के लिए और कवर करने के लिए, तो बम्बई और बम्बई के आसपास के इलाकों में हमने लोगों से बातचीत की। तो जो लोकसभा के समय में भी मैं गया था
जैसी स्थिति थी और जिस तरह की सहानुभूति दोनों पार्टियों में फूट को लेकर करके भाजपा के खिलाफ और उन पार्टियों के जो टूटे हुए मूल अंश थे उनके प्रति थी, अब वो बात नहीं। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों में टूट फूट हुई थी उसको लेकर के कुछ वर्गों में अभी भी नाराजगी है और वो ये मानते हैं कि इसके लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी। लेकिन मैं शुक्ला जी की बात पे आना चाहता हूँ। शुक्ला जी लगता है कि अभी उनको बोलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। कहते हैं कि कांग्रेस के सारे नेता चले गए, भाजपा में भ्रष्टाचार में शामिल है, तो कहीं न कहीं वो संकेत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं और जो भ्रष्ट नेता थे वो उनके साथ चले गए। लेकिन देखिए ऐसा है कि सभी पार्टियों में कुछ न कुछ नेता भ्रष्ट होते हैं, किसी में अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं। आरोप प्रत्यारोप सब पे लगता है। एक चीज में उपाध्याय जी को सुन रहा था जो कह रहे थे कि देखिए इन्होंने जो चुनाव आयोग के नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़ी हुई कमेटी थी उसमें सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। उपाध्याय जी को शायद याद नहीं है कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में, राजीव गांधी जी के जमाने में, इवन नरसिंह राव जी के जमाने तक भी चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती थी, मुख्य चुनाव आयुक्त की। उस समय कमेटी में कौन कौन लोग थे और उसके बाद जब अभी भी जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में चूंकि संवैधानिक व्यवस्था में प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं था, इसलिए स्वयं अपने आप को मुख्य, जब ये मामला गया विपक्ष के लोग लेकर के ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस समय स्वयं को मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक सदस्य मैं होऊंगा जब तक कि प्रॉपर संवैधानिक व्यवस्था संशोधन के साथ नहीं हो जाती है। फिर संशोधन किया सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर के एक नॉमिनी और विपक्ष के नेता को उसमें रखा। तो पूरी चीज अपने हिसाब से कर लेने की बात तो आजादी के बाद से लगातार रही है। मैं ये मानता हूं कि कहीं न कहीं निष्पक्ष रूप से ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में नियुक्त की एक व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए जो जिसमें कभी भी उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, कभी बदलाव न किया जाए। अदरवाइज 1970 के दशक में तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कई वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशों को उनकी वरिष्ठता को छोड़ करके इंदिरा गांधी जी ने अपने मन से कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेके इंदिरा जी आई भारत में, वो कमिटेड जुडिशरी भी चाहती थी। आप सोचिए नवीन जी कि आज इस देश में अगर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरह कमिटेड जुडिशरी होती तो कहाँ जाते शुक्ला जी, उनकी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग जो आज कम से कम जाते हैं, जैसे चुनावी चंदा के मामले में सुप्रीम कोर्ट गए तो इनके पक्ष में एक न्यायिक फैसला आया। इसलिए ये कहना कि हम ठीक थे ये गलत है। मैंने पहले ही कहा कि जो भी सत्ता में है उससे कहीं न कहीं कमियां होती हैं और इन चीजों को खत्म करने के लिए जड़ मूल से जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से अभेद्य बनाना चाहिए और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना चाहिए। जी ठीक है, शुक्ला जी बोल लीजिए। नवीन जी, मुझे एक इनको जवाब देना है साहब को। मेरे को एक ही चीज है कि कांग्रेस के आप बता दीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कौन आरोप लगाया था? हेमंत बिस्वा शर्मा के जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के लोग ही आरोप लगाए थे ना। और अजीत पवार को कौन टारगेट किया? और कांग्रेस के और अशोक चौहान से लेके उनका जो यहाँ पे मुंबई में एक बड़ा घोटाला था उसके ऊपर आरोप कौन लेके गया? आदर्श घोटाला। तो उसमें अगर बीजेपी आरोप लगा के अपने पास लेके जाती है तो क्या साबित होता है कि बीजेपी सही है? आप उनको सही कह रहे हैं। तो ये एक मापदंड हो चुका है कि तो शुक्ला जी अगर इस लिहाज से देखेंगे, गोद में बैठे हैं, इस लिहाज से देखेंगे तो आपने जिंदगी भर कांग्रेस को पानी पीने की गाली दी है, आज तो साथ में बैठे हैं। अगर इसी समीकरण में काम करेंगे देखो, जब हमें देश बचाने के लिए ना हमें आपको देश बचाना है। ये जम्मू कश्मीर में जाके क्यों बैठ गए थे गोद में? ये भी तो जम्मू कश्मीर में बैठे थे। आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, आप अपने आप को देखिए। आपने मौका दे दिया उनको, देखिए बीजेपी वालों का अब छोड़ेंगे नहीं आपको। जम्मू कश्मीर में क्या आप बाला साहिब की पार्टी से थे। बाला साहिब का भारतीय जनता विरोध रहा कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना, पर आपने सत्ता के लालच में अलायंस कर लिया। आप अपने आप को देखिए, उद्धव ठाकरे को देखिए। सत्ता के लालच में किया है, सत्ता के लालच में आपने किया है। आज बाला साहब होते ना, आप देखिए, आप शिवसेना ही नहीं है। आपने आप कोर्ट ने भी कह दिया आप शिवसेना नहीं है।
आप देखिए तो सही, आप अपने गिरबान में जाके देखिए। अरे कोर्ट में मैटर अभी तक चल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कानून का कैसे जनता ने कह दिया है। आप मुझे बताइए, बाला साहब चाहते थे, आप मुझे बात का जवाब दीजिए, बाला साहब चाहते थे कि आप कांग्रेस से मिले, आप मुझे बात का जवाब दीजिए, आप कहिए। चलिए सुन लीजिए अभिनव जी, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं वो, दे दीजिए शुक्ला जवाब इनको। हाँ, तो बाला साहब चाहते थे कि जो है कांग्रेस से कभी कानून का दुरुपयोग किया। आपने चुनाव चिन्ह चुराया, आपने चुनाव आयोग की तरफ से ये बताइए एपी फॉर्म कौन दिया था? पार्टी बड़ी होती है कि संगठन बड़ा होता है? अरे आप चुनाव आयोग की बात करते हैं, आप इमरजेंसी को भूल गए। आपने सीबीआई चीफ जुडिशियल, आप जज कि आप चीफ जस्टिस को आपने दरकिनार कर दिया, आपने उनकी चलने नहीं दी। आप बात करते हैं लॉ की, आप जानते हैं इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी जी ने सीबीआई की चलने दी थी क्या? आप संविधान में आपने चेंज कर दिया। मतलब आप कांग्रेस और बीजेपी जो किए हैं, आप क्या बात करते हैं? आप उनके अलायंस हैं, आप सत्ता का जिन्होंने करने के लिए मतलब कांग्रेस इंदिरा गांधी के बारे में इमरजेंसी को आप भूल गए कर देते हो। आप बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, आप अपने हिसाब से सत्ता को, आपने इलेक्शन कमीशन की चलने नहीं दी, आपने ब्यूरोक्रेसी को आपने मक्कार बना के रखा, आपने उन पर दबाव बना के रखा। अभिनव जैन साहब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, अभिनव जैन जी सवाल सुन लीजिए, सवाल बोलिए शुक्ला जी। अभिनव जैन जी से पूछिए कि अजीत पवार का जो घड़ी चिन्ह है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है? घड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये विचाराधीन है, इसमें आप लिखना पड़ेगा। और आज बताइए सत्ता का दुरुपयोग, आप बताइए पार्टी बड़ी होती है, एपी फॉर्म दिया जाता है, उस पार्टी के संगठन का मान्य होता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हिसाब से महाराष्ट्र में सरकार को आपने गिराया था। अभिनव जैन जी जवाब ले लीजिए शुक्ला जी। देखिए शुक्ला जी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि बाला साहिब की वो शिवसेना है क्या? आप लोगों की वो शिवसेना है क्या? अभी है आपको इस बात का अंदाजा है क्या? आप जिसके अलायंस है, आप जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी आपने मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी सुनी है, मेरी भी सुन लीजिए, आप सुनिए। आप अभी जो है जस्टिस चंद्रचूड़ जी उनकी बात करी थी आपने। आप जानते हैं कि आपने किस तरह से तोड़ मरोड़ किया है, आपने न्यायपालिका के अंदर किस तरह से आपने जो है किस तरह से आपने उसके अंदर तोड़ मरोड़ करके उसको अपने हाँकने का काम आप लोगों ने किया है। इस बात का अंदाजा है आपको? भाई आपकी आपको नहीं अंदाजा इस बात का? कि विपक्ष करेगी। मैं आपको बताता हूँ भाजपा सरकार क्या कर रही है। भाजपा सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्लान कर रही है महाराष्ट्र के लिए। ठीक है जैन साहब, अभी बात कर चुके, विकास की बात आप कर चुके हैं, सारे कंपनी चली गई, समय कम बचा है। शुक्ला जी, उपाध्याय जी एक आखिरी कमेंट। नवीन जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे दीक्षित भाई सर ने कहा था, वो कांग्रेस का चुनाव आयोग था। इंदिरा जी का एक प्राइवेट ये गाड़ी उपयोग कर लिए, चुनाव रद्द हो गया। उस समय जुडिशरी जो थी, और ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। अब हमारा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोकसभा चुनाव का क्षेत्र बढ़ता जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का सहयोग करने के लिए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना क्या गुनाह था? आपने सीडीएस की नियुक्ति क्यों कर दी? तो इसका माना जाए कि आप नियंत्रित करने के लिए किया। ये तो प्रक्रिया है, चलती रहेगी, सदस्य बढ़ते रहेंगे। और हमारे चुनाव आयोग के कार्यकाल में कभी मशीन 99% चार्ज नहीं थी, और चुनाव खत्म हो गया और मशीन 99% चार्ज है। ये ऐसा आश्चर्य तो किसी चुनाव आयोग के कार्यकाल में नहीं हुआ था। और हमारे चुनाव आयोग और इनके समय का जो चुनाव आयोग में अंतर देख लीजिए। बाला साहब था, अरे उद्धव जी की चुनाव चिन्ह को जिस तरह से निष्पक्ष न होकर पक्षपातपूर्ण दूसरे गुट को सौंप दिया गया, और शरद पवार जी जिसने पार्टी बनाया, मरे जरे उसके लिए, उसको छीन कर दूसरे को गुट को दे दिया गया। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया है। ठीक है, चलता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात है कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर घमासान लगातार जारी है और सभी एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोपों के बौछार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।